नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो 14 फरवरी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। यहां भी वोटिंग होगी। इस तरफ कम ध्यान जा रहा है, लेकिन ये दो पहले राज्य हैं जहां पर पूरा चुनाव प्रचार चुनाव आयोग के प्रतिबंधों के कारण हो ही नहीं सका। इस तरह देश के इतिहास में ये पहले दो राज्य हैं। ये एक खासियत है। यहाँ कौन जीत रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड में कौन जीत रहा है, वहां इस समय बीजेपी की सरकार है। गोवा में कौन जीत रहा है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये चुनाव, ये जो राज्य है बड़े दिलचस्प हैं। चुनाव भी बड़े दिलचस्प अंदाज में होते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो आप जानते हैं एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक मैदानी इलाका है। तो मैदान वर्सेस वर्सेस पहाड़ हो जाता है। फिर पंडित वर्सेस राजपूत हो जाता है। फिर कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल हो जाता है। इस समय हरीश रावत जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो भी कुमाऊं से लड़ रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुमाऊं रीजन से लड़ रहे हैं। कुमाऊं में और गढ़वाल यानी पहाड़ी इलाकों में कुल मिलाकर करीब 34 सीटें आती हैं। और जो मैदानी इलाका है उसमें कुल मिलाकर 36 सीटें आती हैं। यह सबसे बड़ी बात है, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि महिलाएं डोमिनेट करती हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करती हैं, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। पिछली बार वहां 65% मतदान हुआ था, लेकिन 70 में से 37 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा डाला था। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां की 34 सीटों में से 33 सीटों में महिला वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। कुल मिलाकर पहाड़ी इलाके की जो 34 सीटें हैं उसमें हर सीट पर औसत रूप से 51,000 वोट पड़ा था। आप कहेंगे 51,000 तो बहुत कम होता है, लेकिन चलिए, छोटा राज्य है, 81 लाख जनसंख्या है। 5 साल पहले चुनाव हुआ तो जनसंख्या शायद 62, 63, 64 लाख के आसपास ही थी। 70 सीटें हैं तो 51,000 वोट पड़ा था औसत रूप से। और इन 51,000 में से 28,000 महिलाओं ने वोट दिया था और 23,000 पुरुष वोट पड़ा था। यानी 33 सीटों में तो कम से कम पहाड़ की महिला वोटर निर्णायक रहे थे। इसके बावजूद बड़ी कम संख्या में महिलाओं को टिकट दिया जाता है। 2017 के अंदर या 2022 में भी चुनाव हो रहा है, 45 महिलाओं को कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर टिकट दिया है। 2017 में 72 को टिकट दिया था, यानी पिछली बार के मुकाबले संख्या करीब करीब आधी हो गई है, आधी से थोड़ा कम हो गई है। तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। अभी तक के जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सकती है या बना सकती है बीजेपी का, क्योंकि तमाम सर्वे बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर बता रहे हैं। कड़ी टक्कर इस लिहाज से भी है कि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी सीट फंसी हुई है। हरीश रावत लालकुआं से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई है। आमतौर पर जो सर्वे के अंदर मार्जिन 2 से 3%, क्या कहीं कहीं 5% बताया जा रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो जहां बीजेपी को एज है जिस सर्वे में, वहां भी बीजेपी चुनाव हार सकती है, कांग्रेस आगे निकल सकती है। इसी तरह जहां कांग्रेस को एज बताया जा रहा है, वहां कांग्रेस हार भी सकती है और वहां से भी बीजेपी आगे निकल सकती है। सारा का सारा खेल कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पर टिक गया है, जो एक तरह से नई मायावती, नई बीएसपी साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए। मायावती क्या करती थी कि 7, 8, 9% वोट मिल जाता था मैदानी इलाकों में। उधम सिंह नगर है, फिर हल्द्वानी वाला कुछ इलाका है, हरिद्वार का है, रुड़की का इलाका है, और कुछ सीटें निकाल लेती थी। और इतनी ही सीटें और इतना ही वोट चाहिए होता था बीजेपी को, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए। अब कुछ सर्वे आम आदमी पार्टी को 10, 11% तक वोट बता रहे हैं, 2, 3, 4 सीटें बता रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जाहिर है कि जो भी वोट छीनेगी, जो भी वोट लेकर जाएगी, वो कांग्रेस के हिस्से का वोट होगा। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये सारा वोट जो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इसका मान के चलिए 80% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती। तो क्या केजरीवाल बीजेपी के लिए परोक्ष रूप से सहायक साबित हो रहे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये तो था उत्तराखंड की कुछ दिलचस्प बातें। गोवा इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। सिर्फ 40 सीटें हैं, वहां पर 12 लाख वोटर हैं। वहां तो जो 30-35 हजार
एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हैं कुल मिलाकर, तो आप कहेंगे इसमें क्या ऐसा दिलचस्प हो सकता है? दिलचस्प ये हो सकता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी आ गई है, ममता बनर्जी भी दौरे कर रही है। आखिर ये दोनों पार्टियों को गोवा जैसे छोटे राज्य में दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी इस वजह से है कि अगर इन दोनों में से कोई एक गोवा जीत जाता है तो वो कहने को होगा कि हिंदुस्तान में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हम पहली पार्टी हैं, जिन प्रादेशिक पार्टी हैं जिनकी अलग एक से ज्यादा राज्यों में सरकार है। यह है दिलचस्पी। दूसरा चीज है कि जो 40 एमएलए हैं उनमें से जो सबका पूरा पॉलिटिकल ग्राफ देखा जाए तो हर कोई 3 या 4 या 5 बार दल बदल चुका है। 5 साल में ही 60% जो एमएलए हैं वो दल बदल चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि पिछली बार कांग्रेस की 17 सीटें आई थी, 21 बहुमत के लिए चाहिए था, बीजेपी की 13 आई थी, लेकिन बीजेपी ने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और कांग्रेस के 17 में से 16 एमएलए धीरे धीरे भाग गए। अब एकमात्र एमएलए वहां पर मौजूद हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। टीएमसी के अंदर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गए, उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। एक और बड़े नेता टीएमसी में गए, कांग्रेस को छोड़कर वो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी एमजीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि दल बदल करते रहे हैं। एक शख्स तो ऐसे थे जो कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो कांग्रेस की तरफ से वो बीजेपी के खिलाफ, सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले, लेकिन जैसे ही मत विभाजन वोटिंग की बात आई वो चुपके से विधानसभा से खिसक लिए और 48 घंटे तक नजर ही नहीं आए। एक और शख्स हैं जो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करते थे, अब उनके रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। सुना है कि पुर्तगाल और स्पेन तक में रेस्टोरेंट खोल लिया है। तो इस लिहाज से भी गोवा बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मनोहर पर्रिकर बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, सड़क चौराहों पर दिख जाते थे, पेट्रोल से वैट उन्होंने सबसे पहले बहुत कम किया था और वो एक तरह से जनता के मुख्यमंत्री थे। वैसे भी वहाँ पर जो हिंदू वोट 68% के आसपास है, ईसाई वोट करीब उसके बाद आता है 25% है, लेकिन अगर आंकड़ों में देखा जाए संख्या के हिसाब से तो ईसाई वोट करीब 3-3.5 लाख है सिर्फ, और हम लोग सोचते हैं कि गोवा ईसाई स्टेट है। इतने ईसाई तो कहा जाता है कि मुंबई शहर में मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए दिलचस्पी गोवा के चुनाव की। और गोवा में जरूरी नहीं है किसी पार्टी के लिए बहुमत लाना, बिना बहुमत लाए भी वो सरकार बना सकता है, छोटी पार्टियों के साथ जोड़ तोड़ कर सकता है। छोटी पार्टियां भी उतावली बनी बैठी रहती हैं कि कौन उनके साथ आएगा, कौन उन्हें अपने साथ ले जाएगा। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जिन पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था, बीजेपी में चले गए, बीजेपी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। कांग्रेस में भी इसी तरह से लोग बाहर से आते रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है उत्तराखंड और गोवा का चुनाव। अब आप कहेंगे कि मूल सवाल का तो मैंने जवाब ही नहीं दिया कि आखिर कौन जीत रहा है। तो गोवा में तो कोई भी जीते सरकार बीजेपी की बन जाएगी, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। वैसे भी गोवा के अंदर 22 में 22+ सीटें, ये वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक नारा दिया है। और वहाँ पर जिस ढंग से टीएमसी खड़ी है कांग्रेस के साथ साथ और आम आदमी पार्टी खड़ी है, तो ये तीनों पार्टियों को एंटी बीजेपी वोट आपस में शेयर करना है, तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो मामला बेहद फंसा हुआ है। बहुत छोटी हार जीत के अंतर से किस्मत वाली जो पार्टी होगी वो निकाल लेगी। हालांकि आमतौर पर जो जानकार हैं जो वहां गए हुए हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस को एज है और कांग्रेस वहां चुनाव निकालने की क्षमता रखती है। मैं ये कहूँगा क्षमता रखती है, क्योंकि कांग्रेस जीत के मुंह से हार को चुरा लेने में बड़ी उस्ताद पार्टी रही है। शिवराज सिंह चौहान का तो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उत्तराखंड और गोवा में आखिर क्या रहता है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।